स्वागत है कक्षा 12 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। इतिहास में पाठ 4 पढ़ रहे हैं और पाठ 4 का नाम है मुगल आक्रमण प्रकार और प्रभाव। इस पाठ का आज का टॉपिक है हमारा तुर्क आक्रमण। ठीक है, तुर्क आक्रमण। उससे पूर्व हमने अरब आक्रमणों के बारे में पढ़ा है और 8वीं शताब्दी में होने वाले अरबों के आक्रमण के बाद भारत लगभग 200 शताब्दियों तक सुरक्षित रहा बाहरी आक्रमण से। लेकिन 200 शताब्दियों के बाद पुनः भारत के उस उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र से बाहरी आक्रमण शुरू हो गए या मुगलों के आक्रमण शुरू हो गए। लेकिन इस बार जो आक्रमणकारी थे वो अरब नहीं थे, अरबी लोग नहीं थे, बल्कि जो आक्रमणकारी थे वो तुर्क लोग थे। ठीक है, तो अब ये तुर्क कौन थे, देखिए हम तुर्कों को समझते हैं। 10वीं शताब्दी के बाद यानी 200 शताब्दी तक भारत सुरक्षित रहा है। 8वीं शताब्दी तक तो अरब आक्रमण रहे और अरब आक्रमण के बाद 200 शताब्दी 10वीं शताब्दी तक भारत है 200 शताब्दियों तक सुरक्षित रहा। और उसके बाद 10वीं शताब्दी के बाद वापस बाहरी आक्रमणों का सिलसिला एक बार शुरू हो गया और ये सिलसिला जो था वो तुर्कों का साम्राज्य विस्तार था या तुर्की लोग थे जो विदेशी थे और इन्होंने भारत की तरफ है वापस अपना रुख किया है, अपना मुंह किया है। अगर हम तुर्क आक्रमणकारियों में देखें तो प्रथम तुर्क आक्रमणकारी का जो नाम आता है वो है गजनी का शासक। ठीक है, गजनी का शासक है सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन जो कि पहला तुर्क आक्रमणकारी माना जाता है। प्रश्न भी आपका आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तो आपको याद रखना है सुबुक्तगिन था। ठीक है, और ये 977 ईस्वी में शासक बना गजनी का और इसकी लालसा, ये एक महत्वाकांक्षी शासक था और इसकी लालसा थी कि वो साम्राज्य विस्तार करे और इसी साम्राज्य विस्तार की भावना से प्रेरित होकर कि इसने भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके की तरफ है वो आक्रमण किया। भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका, ठीक है, उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र होता है वो हम अगर देखें तो ये हमारा भारत है। अगर इस तरह से आता है भारत और ये पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था, तो यहाँ से उसने आक्रमण है अपना शुरू किया है भारत के इस प्रदेश की तरफ से या इधर की तरफ से। ठीक है, ये क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ से उसने आक्रमण शुरू किया है और अपना साम्राज्य विस्तार की भावना के उद्देश्य से। अब जब सुबुक्तगिन ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत पर शाही वंश का एक योग्य और कुशल शासक था, राजा, जिसका नाम था जयपाल। जयपाल ने सुबुक्तगिन का सामना किया दिलेरी के साथ, अपनी सेना के साथ, पराक्रम के साथ, शौर्य के साथ। लेकिन इन तुर्कों ने धोखे और षड्यंत्र के माध्यम से यहाँ के शासक को पराजित कर दिया। ठीक है, तुर्क सुबुक्तगिन ने धोखे और षड्यंत्र उसके साथ छल किया और छल के बाद उसे पराजित कर दिया और फिर उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना है वो शुरू किया। उसने सुबुक्तगिन ने लंघान से पेशावर तक का विस्तार किया, यानी ये पूरा क्षेत्र है सुबुक्तगिन ने अपने अधीन के अंदर ले लिया, लंघान, पेशावर या सिंधगा को क्षेत्र को छोड़कर। तो इस प्रकार से उसने अपना साम्राज्य बढ़ाया और फिर 997 ईस्वी में सुबुक्तगिन की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है वो और उसके 2 पुत्र थे। एक का नाम था इस्माइल
महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया है? तो 17 बार आक्रमण किया है। उसका 16वां जो आक्रमण था 1025 के अंदर उसने किया था, काफी भयंकर, काफी विनाशकारी था भारत के लिए। और ये आक्रमण है इतिहास में कुख्यात आक्रमण के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास में जो है कुख्यात आक्रमण के नाम से जाना जाता है। 1025 के अंदर ये आक्रमण उसने किया था। ये आक्रमण उसने सोमनाथ के ऊपर किया था। सोमनाथ गुजरात का क्षेत्र है सोमनाथ, जहाँ पे भगवान सोमनाथ का मंदिर है। और भारत चूंकि सोने की चिड़िया था ही, और वहीं धार्मिक आस्था का केंद्र था सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर पे बहुत अधिक मात्रा में स्वर्ण था। यहाँ पर सोना, चढ़ावे में भी बहुत सारा सोना था, और वहीं मूर्ति और मंदिर में स्वर्ण बहुत अधिक मात्रा में था। और ऐसी स्थिति में इस महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर की ख्याति है वो काफी सुन रखी थी, और इसी के चलते उसने सोमनाथ पर आक्रमण किया। और यहाँ पर क्या परिस्थितियां हैं देखिए कि सोमनाथ में जब उसने आक्रमण किया तो उस समय गुजरात का जो शासक था सोमनाथ के इलाके का, वो था राजा भीमदेव। भीमदेव यहाँ का शासक था। और जैसे उसे खबर मिलती है कि महमूद गजनवी है वो गुजरात या सोमनाथ के ऊपर आ रहा है आक्रमण करने, तो ऐसी स्थिति में भीमदेव कायरों की तरफ अपने अनुयायियों के साथ वो क्षेत्र छोड़कर भाग गया। ठीक है, लेकिन अब साधारण जनता कहाँ जाए? तो साधारण जनता और जो मंदिर के पुजारी थे, जो आस्थावान थे प्रभु सोमनाथ के प्रति, भगवान सोमनाथ के प्रति, और उन्होंने वहां से नहीं हटने का प्रण लिया। उनकी भावना ये थी कि स्वयं सोमनाथ यहाँ पे बैठे हैं, भगवान सोमनाथ यहाँ बैठे हैं, तो वो उनकी रक्षा करेंगे। और उन्होंने भी मन ही मन सोच लिया था कि वो अपने धर्म को बचाने के लिए यहीं पर डटे रहेंगे और मरते दम तक लड़ेंगे। ठीक है, और ऐसी स्थिति में जब महमूद ने आक्रमण यहाँ किया है, तो महमूद का आक्रमण काफी खतरनाक था, भयंकर था, लेकिन चूंकि जनता और पुजारी यहाँ पर डटे रहे। और फरिश्ता जो है इतिहासकार है, फरिश्ता बताते हैं कि उस समय क्या स्थितियां रही कि प्रथम दिन जब महमूद ने आक्रमण किया तो यहाँ पर गुजरात की साधारण जनता और पुजारियों के द्वारा महमूद का जोरदार प्रतिरोध हुआ। यहाँ की महमूद की हालत यहाँ पर खराब हो गई प्रथम दिन। दूसरे दिन भी उसको प्रतिरोध का कड़ा सामना करना पड़ा, लेकिन शत्रु है वो सोमनाथ की दीवारों पर चढ़ने पर कामयाब हो गए। लेकिन फिर भी जो पुजारी और जो जनता थी वहां पे, उन्होंने वापस इतना भयंकर उनको प्रत्युत्तर दिया कि जो शत्रु है वापस उनको दीवारों से नीचे है जो सोमनाथ का परकोटा होगा, उस परकोटे से वापस उन्हें नीचे उतरने पर बाध्य किया। फिर तीसरे दिन प्रत्यक्ष युद्ध हुआ, पुजारी, जनता और महमूद की सेना। लेकिन ये प्रत्यक्ष जो युद्ध हुआ था ये भी काफी भयंकर युद्ध था, और इस युद्ध में जनता ने जो है महमूद के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। ऐसी भयंकर स्थिति में कहा जाता है कि महमूद की जो सेना है वो पूरी तरह से बिखरने लग गई थी। उसका जो है दम टूटने लगा था, वो अपने आप को हतोत्साहित महसूस कर रही थी। और ऐसी स्थिति में महमूद को घुटने टेक कर जमीन पर बैठकर खुदा की इबादत है वो करनी पड़ी थी। कहते हैं कि वो इबादत में खुदा से भीख मांगने लगा था कि उसे जीत मिले, और शायद इबादत का उसका असर हुआ और पासा पलटा। इस पासे के पलटने के साथ ही उसने फिर वहां की उसकी सेना है वो एकत्रित हो गई, और पूरी तरह से उसने जो है सोमनाथ के ऊपर विनाश लीला है सोमनाथ ने मचा दी। और इस आक्रमण में, इस विनाश लीला में जो सोमनाथ के जो लोग थे, साधारण जनता, पुजारी गण, हालांकि वो मरते दम तक लड़े, लेकिन फिर भी इस तुर्क सेना के आगे उनकी नहीं चली। और अंत में यहाँ पर महमूद गजनवी ने कत्लेआम मचा दिया, और 50,000 से अधिक लोग, जिसमें स्त्री, बच्चे, पुरुष, सभी को उसने मौत के घाट उतार दिया। भारी मात्रा में उसने जनसंहार है यहाँ पर किया। ठीक है, कत्लेआम मचा दिया। और भगवान सोमनाथ की जो मूर्ति थी उस
उस मूर्ति को भी उसने तोड़ डाला, क्योंकि जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो मूर्ति भंजक लोग माने जाते हैं, मूर्तियों को तोड़ने वाले मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तो सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ा और टुकड़े टुकड़े करके उसे गजनी, मक्का और मदीना जो इनका धार्मिक क्षेत्र था वहां पर उनको भिजवा दिया। और उसको भेजने के बाद मक्का मदीना में जो सीढ़ियां होती हैं उन सीढ़ियों के ऊपर उस मूर्ति के टुकड़ों को लगवा दिया, ताकि हर कोई आने जाने वाला उन सीढ़ियों पर पैर रखकर ऊपर चढ़े। तो ये उसकी मानसिकता थी। फिर उसका जो 17वां आक्रमण गजनवी का 17वां आक्रमण है वो 1027 में सिंध के जाटों के विरुद्ध हुआ। अब सिंध के जाटों के विरुद्ध उसका 17वां आक्रमण क्यों हुआ? क्योंकि जब वो सोमनाथ के मंदिर को लूटकर वापस गजनी जा रहा था उस समय जाटों ने उसका भयंकर प्रतिरोध किया था, और उसी प्रतिरोध के चलते हुए उसने जो है यहाँ पर जाटों के विरुद्ध उसने अभियान किया और यहाँ के जाट है वो परास्त हो गए और ये पश्चिमी क्षेत्र भी उसके अधिकार में आ गया। फिर समय वापस बदला। कुछ समय बाद 1173 ईस्वी में गौर का शासक गयासुद्दीन इसने गजनी के ऊपर अधिकार कर लिया, और इसका जो छोटा भाई था जिसका नाम था शिहाबुद्दीन को उसने गजनी का नया शासक है वो नियुक्त किया, जिसे इतिहास में मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसका शिहाबुद्दीन का वास्तविक नाम क्या है? मुइनुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध लड़ा था। तो मुइनुद्दीन जो है शिहाबुद्दीन गौरी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जो तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया था उस आक्रमण के क्या कारण थे, इसके पीछे क्या वजह थी कि उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो उस आक्रमण में हम पहला जो कारण देखते हैं तुर्की आक्रमण के कारण। पहला कारण है साम्राज्य विस्तार की भावना। ठीक है, जो भी इस्लामिक अरबी जो भी आक्रमणकारी जिन्होंने भी भारत की सीमाओं को जीता है, तो उसके पीछे प्रथम कारण उनका साम्राज्यवाद या साम्राज्य विस्तार की भावना रही थी। दूसरा, इस्लाम धर्म का प्रचार व प्रसार करना। ठीक है, इस्लाम को फैलाना, मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना उसका उद्देश्य था। और तीसरा उद्देश्य था भारत की धन संपदा को लूटना। ठीक है, भारत की धन संपदा को लूटना, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया थी और भारत में अकूत धन संपदा संसाधन, प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर मौजूद थे, और ऐसी स्थिति में भारत की धन संपदा को लूटना तुर्कों का उद्देश्य रहा था। तो यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से सोमनाथ के मंदिर को लूटा है, किस प्रकार से भगवान सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ा है, और इस प्रकार 17 बार तो मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किए। बाद में मोइनुद्दीन जो है मोहम्मद गोरी आया तो उसने भी भारत को इसी प्रकार से लूटा है। तो साम्राज्य विस्तार की भावना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, और तीसरा है भारत की धन संपदा को जो है हासिल करना, और चौथा है पंजाब में गजनी व स्माइलिया वंश को समाप्त करना। ठीक है, ये गजनी या
समझे तो ये तो तीनों हर आक्रमणकारी का उद्देश्य था, लेकिन जो चौथा उद्देश्य अगर हम देखें तो मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर पंजाब में जो है आक्रमण करके साम्राज्य विस्तार की भावना को तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, साथ में जो गद्दी का इस्माइलिया वंश है उसको भी जड़ से समाप्त करना भी उसका उद्देश्य इसके अंदर शामिल था। क्योंकि ये भारत का हिस्सा था तो भारत पर आक्रमण करने के इन कारणों में ये भी शामिल होगा। तो ये था तुर्क आक्रमण और उसके कारण, ठीक है, जो कि आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट अगले टॉपिक के अंदर हम समझेंगे।